हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंचे आपके पास। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टॉप 10 अर्थमेटिक के ऐसे क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। चाहे वो एसबीआई का एग्जाम हो, चाहे वो आने वाला कोई भी एग्जाम हो, उसमें मोस्ट रिलेवेंट रहने वाले हैं ये टॉप 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के। तो फ्रेंड्स, ये टॉप 10 क्वेश्चन अभी जो एसबीआई का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछे गए थे इस टाइप से क्वेश्चन इसी बेस पर। तो अगर जिनका कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है और 8 तारीख को जो एग्जाम है एसबीआई का, तो वो लोग इनको वीडियो को देखें, उनके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है क्योंकि अर्थमेटिक 10 नंबर की आती है बैंक के एग्जाम में। लगभग 10 नंबर की अर्थमेटिक आने की संभावना हो सकती है। तो आप देखना वीडियो को अंत तक, आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला कौन क्वेश्चन लिखा हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% per annum for 2 years is 5.6 less than the simple interest on the sum same at the rate of 6% per annum for 3 years. What is the sum? ये बोल रहा है एक कोई मतलब एक कोई राशि थी, अमाउंट थी, उसको 8% 2 साल के लिए दिया गया, 8% की दर से 2 साल के लिए दिया गया था, और जिसको 6% 3 साल के लिए दिया गया था उससे 25.5 मतलब 25.6% मतलब जो अमाउंट है वो कम है। सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज है वो कम है। मैंने आपको अभी 2-3 दिन पहले एक सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाई थी, उसमें आप इसकी ट्रिक देख सकते हैं। अगर 8 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है तो पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 2 16 यानी 16/100, 16/100, 60/100। उसके बाद में यहाँ दिया हुआ है 6 और 3, ये रहा 6 और 3, इनकी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 18/100 ये मेरे पास आएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो ब्याज है ना, ये 16 वाला, ये 18 से 25.2 कम है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा है फ्रेंड्स? देखिए, ब्याज ये मैंने आपको ट्रिक बताई थी, उसमें ये पूरा बताया हुआ है। नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली एसआई होती है। तो हमारे अकॉर्डिंग कितना कम है? 2। तो मैं कह सकता हूँ ये 2 की वैल्यू 25.6 के बराबर है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी? तो 25.6 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 इंटू 10, क्योंकि ये पॉइंट नीचे आएगा तो 10 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो करीब करीब आपके कितनी आएगी? देखिए, ये 2 से एक बार गया, 2 बार गया और 8 बार, 12.8। और हमें निकालने किसकी ये पूछा है? व्हाट इज द सम, यानी कि प्रिंसिपल निकालना है। तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम 100 से कर देंगे तो हमारे पास 1280 प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आकाश सोल्ड ऑन वन आर्टिकल एट 20% प्रॉफिट एंड अनदर at 662 by 3% loss. Find the overall profit loss if the selling price of each article rate 1800। ये वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ईच आर्टिकल वाली। क्यों है अभी मैं बताऊंगा इसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले सीपी, एक सीपी होगी, फिर एसपी होगी, फिर एक सीपी और एसपी। ये बोल रहा है फर्स्ट को प्रॉफिट पर बेचा, प्रॉफिट यानी 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर 5 की चीज रही होगी तो उसको 6 में सेल करेगा। और यहाँ पे 16 सही, यहाँ मैं सीखता हूँ, 16 सही 2/3 बराबर 1/6 बनाता है। अगर 6 की चीज रही होगी तो लॉस हो रहा है, यहाँ देखिए, तो एक लॉस यानी 5 में बेच रहा होगा। ये बोल रहा है सेलिंग प्राइस जो है ना ईच आर्टिकल की 1800 है, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है। हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस सेम हो रही है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, तो हमें सेम करनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं 5 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और यहाँ मैं 6 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो नया सीपी और एसपी का क्या आएगा रेशियो, देखते हैं। सीपी और एसपी, तो यहाँ सीपी कितना आ जाएगा? क्योंकि रेशियो का एक फंडा है, ऊपर नीचे सारों से मल्टीप्लाई कराना होता है। तो रेशियो में यहाँ 25 आ जाएगा सीपी, और यहाँ 30 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 36, और यहाँ आ जाएगा 30। अब देखिए जो हमारा जो एसपी है ये दोनों का सेम हो गया 30-30। अब ये बोल रहा है ईच आर्टिकल, यानी कि इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1800। यही बोल रहा है ना, देखो ईच आर्टिकल सेलिंग प्राइस, यानी कि कितने गुना हो गया? ये इसका कितना गुना हो गया? ये इसका हो गया 0 से 0 कैंसिल, 60 गुना, 60 गुना हो गया फ्रेंड्स। अब ये पूछ रहा है फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस। अब एक बात बताओ, अगर सीपी और एसपी को मैं ऐड करता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा? 61। और यहाँ अगर मैं सीपी को एसपी को ऐड करता हूँ, दोनों की को सेलिंग प्राइस को, तो आता है 60। यानी कि 61 की वैल्यू को, 61 की कोई आर्टिकल को 60 में उसने सेल कर दिया, तो कितने का लॉस हुआ? 1 का। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग 60 से गुना कराएंगे तो 1 की वैल्यू 60 है, तो 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 इंटू 60 यानी कि बराबर
60, यानी कि उसको जो लॉस हुआ है 60%, 60 का लॉस हुआ है। तो 60 कहाँ है? ये ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए वर्क 8 days while A alone can do the same work in 10 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 8 days less than that of B alone to do that work. यानी कि A और B कितने दिनों में कर रहे हैं देखते हैं। A प्लस B मिलके करते हैं 8 दिन में, और बोल रहा है A अकेला कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। तो A अकेला कर रहा है 10 दिन में, तो इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 40। यहाँ 5 बार जाएगा और यहाँ 4 बार जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 4। और बी की मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि यहाँ अगर ए की रखूंगा तो बी की कितनी आ जाएगी? 1। और ये बोल रहा है कि जितने दिन में ए बी अकेला करता है ना, उससे 8 दिन कम में सी करता है। तो बी की एफिशिएंसी 1 है, टोटल वर्क 40 है, 1 से डिवाइड करूंगा तो 40 दिन में तो करेगा बी, और बी से सी 8 दिन कम। ये भी बोल रहा है ना, देखो, सी अलोन टू डू वर्क इफ सी टेक्स 8 days लेस देन बी, यानी कि सी से 8 दिन कम लेगा, तो सी 8 दिन कम लेगा, तो सी की कितनी आ जाएगी? 32 डेज में सी करेगा। इसका मतलब आंसर है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जस्ट वेट, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इनकम ऑफ बी 80% मोर देन दैट ऑफ ए इफ ए एक्सपेंड 37.5% of his income on saving of B is fifth divided by ninth of his income, fifth ninth divided by of his income, given that saving of A and B 3900, find the difference between their income. अब देखिए, ये इनकम और का फंडा मैं आपको यहीं बता देता हूँ। ए और बी दो जने हैं, ए और बी। सबसे पहले इनकम और एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ये तीन ही चीज होती है इसमें। ओके, ये बोल रहा है इनकम बी की जो है ना 80% मोर देन है ए से। मान लो अगर ए की 100 है तो बी की 180 हो जाएगी। यही तो बोल रहा है, ए की अगर 80% मोर देन है बी से, तो अगर ए की इनकम बी इज 80% मोर देन ए, अगर ए की 100 है तो बी की 180 होगी। लेकिन यहाँ हम ए की इनकम को 800 मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अगर आप इस वैल्यू को देखेंगे तो आपको इस वैल्यू के बारे में ये याद आएगा, 3/8 बनाता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो मेरे को कुछ ऐसी चीज लेनी होगी जिससे 8 का डिविजिबल हो पूरा पूरा। तो मैं मान लेता हूं कि ए की इनकम 800 है। मैंने ए की इनकम को 800 माना और इनकम भी 80% मोर। अब 800 का 80% मोर करूंगा तो मेरे पास 1440 आएंगे, यानी कि बी की इनकम हो गई 1440। अब बोल रहा है ए एक्सपेंड 37.5% ऑफ ही इनकम, यानी कि ए का जो खर्चा है ना, वो इसकी इनकम का 3/8 है। तो 3/8 करूंगा यहाँ पे, 800 का 3/8, यहाँ इसकी वैल्यू 3/8 होती है, मैंने आपको बता दिया। तो 3/8 करूंगा तो यानी 100, यानी 300 रुपए ए एक्सपेंड करता है, यानी कि सेविंग कितनी कर रहा होगा? 8 में से 3 गए, 500 की सेविंग कर रहा होगा। अब यहाँ आते हैं, ये बोल रहा है सेविंग ऑफ एंड बी 5/9 ऑफ हिज इनकम गिवन दैट सेविंग, यानी कि 1440 में से 5/9 जो है ना, ये बी सेविंग कर लेता है। तो 9 के पाड़े से जाएगा 1 9 9 10 11 12 13 14 15 14 जाएगा, यानी कि 54 आ जाएगा। तो 54 कितनी बार से जाता है? 9 के पाड़े से 6 बार जाता है, तो यहाँ 160 आ जाएगा। जस्ट वेट, हाँ 160 आ जाएगा, और इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ मेरी ये सेविंग है। ध्यान रखना फ्रेंड, सेविंग आ गई। अब इनकम 1440 थी, सेविंग 800 थी, इसका मतलब कितने का डिफरेंस हो गया? 640 का जो डिफरेंस हुआ, ये इसका एक्सपेंसेस हो गया। अब टोटल हमारे अकॉर्डिंग कितनी है सेविंग इसकी? 500 और 800 कितने हो गए? 1300। लेकिन ओरिजिनल वैल्यू कितनी दी हुई है देखो, दैट गिवन द सेम ए एंड बी वर्क, जो सेविंग है वो 39 है, 3900। इसका मतलब ये इसका 3 गुना हो गई। तो पूछा क्या? फाइंड द डिफरेंस देयर इनकम। अब इनकी जो इनकम है ना, उसका डिफरेंस पूछा है। तो ये इनकम 1440 में से अगर मैं 800 लेस करूंगा तो मेरे पास कितने आएंगे? 1440 में से अगर 800 लेस करता हूं तो कितने आएंगे देखते हैं। इसमें से आएंगे मेरे 640, और 640 का 3 गुना कर दूंगा तो मेरे पास कितनी आ जाएगी राशि? 1920। ये मेरा आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 2 years at 5% per annum rate 410 द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम एट सेम रेट एंड सेम फॉर द टाइम इज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हमें 2 सालों का इतना है, प्रिंसिपल निकालना है और फिर उसी दर पर उसी टाइम पर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो मैंने डाली हुई है शॉर्ट ट्रिक, अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हैं। 5 यानी 5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/20, तो 1 20 20 और ये 20 का स्क्वायर 400। ये 2 ईयर है, ये क्या है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। मेरे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज 20 20 41 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कितना गिवन है 410, यानी कि इसकी वैल्यू 10 के गुना हो गई तो प्रिंसिपल की भी वैल्यू 10 के गुना हो जाएगी, यानी 4000 प्रिंसिपल आ गया। और अगर 4000 प्रिंसिपल आ गया तो इसको सेम दर पे सेम टाइम पे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो मैंने कहा था सिंपल इंटरेस्ट यानी 5/2 यानी 5 की करूंगा तो 10/100 आ जाएगी। तो 100 की वैल्यू, ये नीचे वाली वैल्यू प्रिंसिपल होती है, ऊपर वाली सिंपल इंटरेस्ट होती है। तो 100 की वैल्यू 4000 के बराबर है, यानी कि कितना गुना हो गया ये इसका हो गया 40 गुना। और हमें निकालना क्या है सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, तो 10 का 40 गुना कर दूंगा, यानी कि 400 मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। 400 कहाँ है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है एवरेज एज ऑफ ए बी सी 84, यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए प्लस बी प्लस सी की जो एवरेज है वो 84 है, यानी 34 है। तो अब अगर इसको मेरे को सम निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई 3 से करूंगा, तो मेरे पास ए बी सी की एज का सम आ जाएगा। तो सेम सम कितना आ गया 252। अब बोल रहा है व्हेन डी जॉइन देम द एवरेज एज बिकम, यानी कि ए बी में अब डी भी ज्वाइन कर रहा है, तो ए बी सी प्लस डी की कितनी हो जाएगी 80 इंटू 4, क्योंकि 4 हो गए। तो अब इनका सम करूंगा तो कितना आ जाएगा 320। ये बोल रहा है ए न्यू पर्सन ई हुज एज 4 years मोर देन डी, यानी कि एक जो नया पर्सन है ई उसकी एज डी से 4 साल ज्यादा है। इसका मतलब मेरे को पहले डी की एज चाहिए, तो अगर मैं 320 में से 252 लेस कर दूंगा, क्योंकि ए बी सी और ए बी सी से कट जाएगा यानी डी रहा, तो डी की एज कितनी आ जाएगी मेरे पास, डी की एज है मेरे पास आ जाएगी 68। ये मेरे डी की एज हो गई, यहाँ मैं लिख लेता हूँ डी की एज। और ई की एज के बारे में क्या बोला है, ये डी की एज से 4 साल बड़ा है, यानी कि ये कितने का हो जाएगा 68 प्लस 4 बराबर 72, यानी कि ये 72 का है। अब बोल रहा है रिप्लेस ए एंड एवरेज ए बी, मतलब जो ई है ना वो ए को रिप्लेस कर रहा है, यानी कि कौन कौन हो गया अब बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, क्योंकि ई ए को रिप्लेस कर रहा है तो इनका कितना हो जाएगा 78। और इनको 4 करूंगा तो इनको सम निकालने के लिए मेरे को 4 से करना पड़ेगा, तो 312 मेरे पास इनका सम आ जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है अपने को बताना है ए का, तो मेरे को पता है डी और ई की एज मेरे को पता है कितनी कितनी है, डी और ई की एज क्या है। अगर मैं 68, ये मेरी डी की हो गई और ये 72 हो गई, तो अगर मैं 312 में से 72 और -68 करता हूँ तो मेरे पास बी और सी की एज रह जाएगी, ये रही बी और सी की, क्योंकि डी और ई की पता थी। तो ये कितनी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये देखिए ये आ जाएगी आपके 172 ईयर। ओके, अब मेरे को पता है ये किसकी है, ये बी प्लस सी की तो है 72 ईयर 172 ईयर। और ये ऊपर वाली भी क्या थी ए बी सी की थी। अगर मैं इस ए बी सी और बी सी को लेस कर दूं तो मेरे पास ए की एज आ जाएगी, तो मैं ए की एज यहाँ ड्रॉ कर दूंगा, तो 252 माइनस 172 करूंगा तो ए की एज आ जाएगी मेरे पास 80 ईयर। 80 ईयर ए की एज आ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है द एज ऑफ फादर 5 years ago was 5 times to the age of his son. At present the father age is 3 times that of his son. What is the percentage of father? 5 साल पहले 5 years ago, यहाँ मैं रेशियो, क्योंकि मैं रेशियो से करूंगा ये वाला क्वेश्चन, मेरे को नॉर्मल तरीका फॉर्मूला से नहीं करवाना है, एक्स मान के नहीं करवाना है। तो नॉर्मल अगर मैं करवाता हूँ तो यहाँ मैं फादर लिख लेता हूँ और यहाँ सन लिख लेता हूँ। ये बोल रहा है द एज ऑफ 5 years ago 5 टाइम द एज ऑफ हिज सन, 5 टाइम है। अब मान लो अगर मैं सन की 1 मानता हूँ तो फादर की 5 हो गई, ये 5 साल पहले की है। और एट प्रेजेंट फादर 3 टाइम
दैट सन, यानी कि अभी जो वर्तमान में है वो फादर 3 टाइम है इसका सन का। अब आपको पता है कि अगर आज मेरे भाई, अगर मेरी बात करूं, तो मेरा भाई अगर आज मेरे से 2 साल बड़ा है तो वो 10 साल बाद भी 2 साल बड़ी होगा, ये डिफरेंस थोड़ी ना होगा। लेकिन यहाँ में देखो चेंजिंग हो रहा है, 5 1 3 1, तो रेशियो हमें बराबर करना पड़ेगा। रेशियो बराबर करने के लिए इन दोनों का डिफरेंस 4 और इन दोनों का डिफरेंस 2। तो ऊपर वाले नीचे वाले की मल्टीप्लाई यहाँ से और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे से, तो 5 की 2 से 10 और 2 की 1 से 2, 4 की 3 से 12, 4 की 1 से 1। अब देखो बराबर आ गया है दोनों में 2 2। तो 2 की वैल्यू कितनी गिवन है मेरे को, 5 के बराबर है। ये वाली जो वैल्यू होती है ये 5 की बराबर हो गई, तो 1 की वैल्यू 2.5 यानी 2.5 के बराबर हो गई। अब पूछा क्या है हमें, पूछा है व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। प्रेजेंट एज फादर की हमारी अकॉर्डिंग ये थी, क्योंकि ये ऊपर वाली एज तो 5 साल पहले की थी। अगर आप 5 साल पहले की निकालोगे उसमें 5 साल ऐड करोगे तब भी जो एज है वही आएगी। इससे अच्छा आप इसमें डायरेक्ट करो, तो इसका ढाई गुना करूंगा तो 12 का ढाई गुना कितना हो जाएगा, 30, यानी कि उसकी एज 30 थी। ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बोल रहा है आउट ऑफ हिज इनकम मिस्टर अंकित स्पेंड 20% ऑफ हाउस रेंट एंड 70% ऑफ द रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर। इफ ही सेव्स 3600 पर मंथ देन हिज टोटल इनकम पर मंथ इज, यानी कि टोटल इनकम बतानी है। अब 20% है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मेरी इनकम 5 रही होगी और मैंने 1 का खर्चा कर दिया तो मेरी सेविंग कितनी हो गई, 4। यही बात लिखनी है। अगर मेरी 5 थी इनकम, मैंने 1 का खर्चा कर दिया तो मेरी सेविंग 4 हो गई। अब नेक्स्ट बोर्ड है 70। 7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, देखिए 0 से 0 7/10 हो गई। अगर मेरी इनकम 10 रही होगी और मैंने 7 रुपये खर्च कर दिए तो अब मेरी इनकम सेविंग कितनी हो गई, 3। सेविंग कितनी हो गई, इसके मल्टीप्लाई करेंगे 12 और यहाँ करेंगे 50। हमारे अकॉर्डिंग सेविंग है, यहाँ मैं लिख लेता हूँ सेविंग और इनकम। हमारे अकॉर्डिंग जो सेविंग है वो है 12 के, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 3600, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 के बराबर। और निकालनी क्या है 50 की वैल्यू, तो इसको भी जब मैं 300 से मल्टीप्लाई करूंगा यानी कि 15,000 मेरी इनकम हो गई। ओके, कहाँ है 15,000, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये बोल रहा है वन पाइप फील ए इज 3 टाइम फास्टर देन सेकेंड फील पाइप बी एंड टेकन 32 मिनट्स लेस देन द फील पाइप बी। When will the piston be full if both pipe are open together? ये दिया हुआ है ए और बी। पहले एफिशिएंसी लिखता हूँ। ये बोल रहा है जो ए पाइप है ना, पाइप ए इज 3 टाइम फास्टर देन बी, यानी कि अगर ये एक एफिशिएंसी है तो इसकी 3 हो जाएगी क्योंकि 3 टाइम है। और आपको पता है जब जब टाइम या जो भी वर्क होता है वो अगर कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, तो एफिशिएंसी का और टाइम का रिलेशन रेसिप्रोकल हो जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। अब बोल रहा है 32 मिनट्स लेस देन, यहाँ टाइम कितना लेस हो रहा है 2, तो इस 2 की वैल्यू 32 के बराबर कह सकता हूँ, तो 1 की वैल्यू 60 के बराबर हो गई। ए की वैल्यू 60 के बराबर हो गई। और हमें निकालना क्या है, व्हेन द बोथ टाइम कितना होगा। अगर मेरे को पहले टाइम निकालना है तो टाइम की मैं कैसे निकालूंगा, देखिए अगर 16 मेरी है इसकी, तो मैं अगर 3 से ए की, अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करा दूंगा 16 की, तो 48 मेरा टोटल वर्क आ गया। अब जैसे ही टोटल वर्क आ गया और मेरे को निकालना क्या है, दोनों कितने में करेंगे, तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 3 और 1 4, तो 4 यहाँ लिख दूंगा, यानी कि 12 डेज में दोनों काम को खत्म कर देंगे। 12 डे लिखा हुआ है। ओके, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। ये बोल रहा है ए कंटेनर दैट कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन रेशियो 7:4। मैं यहाँ लिख लेता हूँ मिल्क और वाटर 7:4। Okay, 11 liter of mixture is taken out from the container and 4 liter pure milk is added to the mixture. Then the new ratio become 2:1. Find out of initial quantity of mixture the containers. अब एक बात बताइए फ्रेंड्स, अगर इसमें से 11 लीटर लेस हो रहा है मिक्सर, एक बात बताइए अगर मैंने घर में चाय बनाई, चाय में मैंने 1 कप चाय निकाल दी, तो क्या उसमें से अब मैं यह कह सकता हूँ कि यह चाय इतनी फीकी हो गई या मीठी हो गई, क्योंकि वो तो इनिशियल, वो तो घुल गया मिक्सर पूरा। अब उसमें से अगर 1 कप निकालूँ 2 कप निकालूँ, तो जो रेशियो होगा वो मिल्क और वाटर का या जो भी है शुगर का वो तो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब अब अगर 11 निकाल भी रहा हूँ तो भी ये रेशियो तो सेम ही रहेंगे ना, तो 7 और वो, और लास्ट में कितने हो जाएंगे 2 और 1। अब फ्रेंड्स ये क्या मिला रहा है, देखिए 4 लीटर प्योर मिल्क मिला रहा है,
यानी कि वाटर कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ वाटर 4 है, यहाँ 1 है, तो मेरे को बराबर करना पड़ेगा, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नया रेशियो क्या आ जाएगा 7:4, और यहाँ आ जाएगा 8:4। अब देखिए वाटर कांस्टेंट हो गया। अब मिल्क कितना मिला रहा है हमारे अकॉर्डिंग 1, लेकिन क्वेश्चन में कितना मिला रहा है देखिए 4, क्वेश्चन में 4 मिला रहा है, तो मैं कह सकता हूँ एक की वैल्यू 4 के बराबर है। अब बोल रहा है देन द न्यू रेशियो, अब निकालना क्या, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड कंटेंट, यानी कि टोटल कितना कंटेंट था मिक्सचर में, मतलब टोटल मिक्सचर कितना था कंटेंट में। तो यहाँ कितना है, ये मेरा ओरिजिनल था, तो 7 और 4 11, जब 11 की मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो 44 आएगा। लेकिन ये 44 लीटर राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में 44 और 55 दोनों दिया हुआ है। क्योंकि ये जो 11 हमने निकाला था ये वापस इसमें ऐड भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनिशियल क्वांटिटी पूछा है, शुरुआत का मिश्रण पूछा है। तो ये इसका मतलब 55 लीटर उसमें मिक्सचर था। 55 राइट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में 44 और 55 दोनों दिया होता है। तो अब ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना, ताकि सबसे पहले वीडियो पहुंच सके आपके पास। और इस वीडियो की अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं नीचे कमेंट बॉक्स में लगवा दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।